जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में काल विभाजन के आधार को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमेशा से एक काल विभाजन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और किस आधार पर काल विभाजन करना था, इसी को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं काल विभाजन के आधार, इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग समझते हैं, ठीक है। काल विभाजन के आधार जो है वो मूलतः 4 प्रकार के काल विभाजन हम लोग कर सकते हैं। मूलतः 4 प्रकार के काल विभाजन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें से पहला है कर्ता कारक के आधार पर। मतलब कौन से आधार होंगे जिनके ऊपर हमारा काल विभाजन होगा। तो पहला है कर्ता कारक के आधार पर, जिसमें प्रसाद युग, भारतेंदु और द्विवेदी युग, ये तीनों आएगा। ठीक है, ये तीनों आएगा, प्रसाद युग, भारतेंदु और द्विवेदी युग। जबकि प्रवृत्ति के आधार पर हम लोग बात करें तो प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल है, संत काव्य है, सूफी काव्य है, रीति काल है, छायावाद है और प्रगतिवाद है। लेकिन विकासवादिता के आधार पर अगर हम लोग करें, विकासवादिता के आधार पर अगर हम लोग करें आदिकाल का जो काल विभाजन का जो आधार है वो होगा आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। ठीक है। और चौथा नंबर है सामाजिक और तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर अगर हम लोग काल विभाजन करें तो राष्ट्रीय आधार होगा, स्वतंत्र काल होगा और स्वच्छंदतावाद होगा। ठीक है, तो ये रहा मुख्यतः 4 प्रकार के काल विभाजन करने का काल विभाजन का आधार। हम लोग थोड़ा विशेष रूप से जान लेते हैं। काल विभाजन के आधार जो है प्रवृत्तियां नंबर 1 में है कि प्रवृत्तियों की परंपरा को आधार बनाकर काल विभाजन की परिपाटी पुरानी और सार्थक भी है। साहित्य की अंतः प्रकृति को समझकर काल विभाजन करना आवश्यक है। मतलब इसमें यही कहा गया है कि प्रवृत्तियां जो होती है उस समय में जिस तरफ लोगों का झुकाव होता है, ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब वही होता है, तो उसी को परिपाटी बनाकर, मतलब उसी को माध्यम बनाकर पुरानी जो सोच थी वो सार्थक भी है। और साहित्य की अंतः प्रकृति, साहित्य के अंदर जो बातें चल रही है उसको समझकर काल विभाजन करना अति आवश्यक होता है। साहित्य में कौन सी चीजें चल रही है, आंखों देखी घटनाएं कबीर के द्वारा जैसे लिखी गई थी, कही गई थी, वो चल रही है या कुछ और चल रही है, उसी के हिसाब से काल विभाजन का आधार माना गया है। आदिकाल में धार्मिक, श्रृंगारिक और वीर गाथात्मक काव्य साहित्य का सृजन हुआ। हाँ ठीक है, आदिकाल में ये सब हुआ। भक्ति काल से रीतिकाल आते आते किस प्रकार उसकी मनोभूमिका परिवर्तन हो चुका था। भक्तिकालीन कविता में प्रेम की आध्यात्मिकता, अनुभूति रीति कविता में स्थूल श्रृंगार में बदल जाती है। इस प्रकार के विविध पहलुओं को देखकर युग विभाजन का एक प्रामाणिक आधार मिलता है। जैसे कहा जाता है कि भक्ति काल के अंत में रीतिकाल जो था वो अपने रूप में आ चुका था। तो रीति काव्य में जो श्रृंगार है, ठीक है, वो भक्ति काल के अंत में जो रीति काव्य आता है उसमें रीति काल आता है, उसमें श्रृंगार की विशेषता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के विविध पहलुओं को देखकर युग का विभाजन करना बहुत प्रामाणिक आधार मिलता है। ठीक है, एक था जन रुचि। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने इसे रखा है जन रुचि। युग परिवर्तन में निर्णायक भूमिका जन रुचि की होती है। मतलब लोगों की क्या रुचि है, लोग किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। साहित्यकार समाज का अंग है, सबको पता है साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण है। तो साहित्यकार समाज का अंग है, पर जन रुचि नए सृजनात्मक अंकुर के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है। इसलिए परिवर्तन को मानवीय आयाम से देखना उचित है। ठीक है, मतलब लोगों की क्या अभिप्राय है, लोग क्या चाहते हैं, किस और प्रकृति झुक रही है, किस और प्रवृत्तियां जा रही है, संसार किस तरफ चल रहा है, उन चीज़ों को याद रखना समाज में बहुत जरूरी होता है किसी भी काल का विभाजन करते वक्त। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। मतलब ये जो बातें कही गई ना, ये वाली पॉइंट आचार्य शुक्ल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन है ये। जनता की अभिरुचि किस प्रकार से एक विधा के स्थान पर दूसरी विधा को प्रतिष्ठित करती है। जनता की जो अभिरुचि है वो किस प्रकार एक विधा के स्थान पर दूसरी विधा को प्रतिष्ठित करती है। भारतेंदु युग में
नाटक का महत्व का मूल कारण जनरुचि थी। मतलब यहाँ पे वही बातें कही गई है कि जनता की अभिरुचि में, मतलब जनता के रुचि से किस तरह से एक विधा, मतलब एक मान लीजिए विधा हो गया, नाटक में अगर कोई चीजें लिखी जा रही है तो किस तरह से उसे उपन्यास में बदल दिया जाता है। नाटक की रुचि को लोग कम महत्व देते हैं और उपन्यास को ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो लोग कवि जो लेखककार होता है वो नाटक ना लिखकर अब उसे उपन्यास लिखने पर वो बाध्य हो जाता है। तो जन रुचि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन करती है। जैसे कि हमने देखा कि लेकिन बढ़ती लोकप्रियता उपन्यास के प्रति एक महत्वपूर्ण विधा का जन्म देती है। नाटक में कहा गया कि भारतीय युग में नाटक बहुत चरम सीमा पर था, लेकिन लोगों ने जब उपन्यास पढ़ना शुरुआत किया तो महत्वपूर्ण विधा को जन्म देती है। वो है इसलिए क्योंकि जीवन की जटिलता को नाटक में संयोजित करना आसान नहीं था। मतलब यहाँ पे नाटक का मतलब है जीवन में जो बातें चल रही थी उसको नाटक में दर्शाना सही नहीं था या फिर दिखाया नहीं जा सकता था इतने छोटे नाटक में, इसलिए उपन्यास का रूप दिया गया उसे। इसलिए उपन्यास का आविर्भाव हुआ। इसलिए इतिहास के काल निर्णय में लोक रुचि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये रहा एक छोटा सा नोट्स आप लोगों के लिए। तो काल विभाजन के आधार पर जो प्रवृत्तियां दी गई है उसको हम लोगों ने देख लिया। आगे के वीडियो में हम लोग आगे की किसी दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।